हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट देखने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को डील करते हैं उसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी कुछ पर्टिकुलर केसेस में, है ना, जहां से भी अपन जिन केसेस में इस फॉर्म से हो सकता है हमें कभी कोई बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे, तो हम इसको कोऑर्डिनेट के तरीके से भी सोच सकते हैं। अभी तक थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग भी गया होगा कि a प्लस आयोटा बी अगर a कॉमा बी के तरीके से कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है आर्गेंट प्लेन पे, तो उसी तरीके से ये मतलब कोऑर्डिनेट a कॉमा बी के तरीके से वर्क कर सकता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसी तरीके से होंगी जैसे कि कोऑर्डिनेट के लिए आपने पढ़ रखी हैं। ठीक है, जैसे एक एक करके देखते जाते हैं अपन। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाता है कि कोई एक ट्रायंगल है ना, या ट्रायंगल से पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है ना, और इसको कहा गया आपसे कि ये सपोज A पॉइंट है, B पॉइंट है और P पॉइंट ऐसा है जो कि Z1 Z2 को M/S/N इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सेक्शन फॉर्मूला आपका पहले लगा करता था अभी भी वैलिड होगा। सो P के लिए आप क्या लिख दोगे, M इंटू Z2 प्लस N इंटू Z1 अपॉन M प्लस N। यही आपका P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, M इंटू Z2 है ना, A1 प्लस, मान लो ये A1 प्लस आयोटा B1 है, ये तुम्हारा A2 प्लस आयोटा B2 है। तो m इंटू A2 प्लस आयोटा B2 प्लस n इंटू A1 प्लस आयोटा B1 अपॉन m प्लस n, ये तुम्हारा P का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला जैसा पहले होता था वैसे ही अभी भी वैलिड है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से। अब इसी में देखो, अगर यही m/n एक्सटर्नली आ जाए, ये तो इंटरनली था ना, अगर m/n एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो जैसे वहां पे फॉर्मूला था बिल्कुल उसी तरीके से mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, फिर से सेक्शन फॉर्मूला वैसे ही वैलिड होगा। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स Z1 Z2 और Z3 हैं। ठीक है, वर्टाइसेस के A Z1 है, B आपका Z2 है एंड C इज कमिंग आउट एज Z3। तो अगर Z1 Z2 Z3 ये आपके तीन वर्टाइसेस हैं तो इनका सेंट्रॉइड अगर कोई लिखना चाहे तो सेंट्रॉइड, अगर भाई सेक्शन फॉर्मूला वैलिड है तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता ना, जैसा पहले होता था उसी तरीके से अभी भी सेंट्रॉइड निकल करके आ जाएगा। पहले कैसे निकलता था, सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से ही आप सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालते थे ना। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला वैलिड है तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन सेंट्रॉइड का आएगा जैसा पहले आता था उसी तरीके से अभी भी आएगा। मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी क्या होंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। ठीक है, फिर आपसे अगर कहा जाए कि सेंट्रॉइड के बाद इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, तो वो भी सेक्शन फॉर्मूला चूंकि वैलिड है तो बिल्कुल पुराने तरीके से ही निकाले जाएंगे। अपन उस समय क्या बोल सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि ये वाली जो साइड होती है साइड AB इंटू Z3, ठीक है, लेंथ ऑफ साइड AB इंटू Z3 है ना। इसी तरीके का रहता है ना, A इंटू x1 प्लस B इंटू x2 प्लस C इंटू x3। वैसे ही ये साइड इंटू सामने वाला कोऑर्डिनेट प्लस फिर ये वाली साइड ले लिया मान लो, है ना, BC इंटू सामने वाला कोऑर्डिनेट Z1 प्लस CA इंटू सामने वाला कोऑर्डिनेट Z2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या लगा देते हैं, तीनों साइड्स का सम, मतलब AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, कोऑर्डिनेट के टर्म्स में अगर AB को रिप्रेजेंट करना रहे तो AB का मतलब क्या हुआ, Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस, विच इज एनीवे Z1 माइनस Z2 इंटू Z3। Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, प्लस BC का मतलब क्या हुआ, Z2 माइनस Z3 का मैग्नीट्यूड इंटू Z1, प्लस CA का मतलब क्या हुआ, Z1 माइनस Z3 का मैग्नीट्यूड इंटू Z2 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, तीनों साइड्स Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3 प्लस Z3 माइनस Z1, ये सभी आपके साइड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि हमारा सेक्शन फॉर्मूला जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था वो अभी भी कॉम्प्लेक्स में भी उसी तरीके से इक्विवेलेंट उसके यूज किए जा सकते थे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी आगे आप ABC को आप अगर कहते हो कि तीन पॉइंट्स हैं ABC, ठीक है, आर कोलिनियर, A का मतलब है मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के लिए और C पॉइंट जो है आपका वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 के लिए है सपोज। ठीक है, ABC है, मान लीजिए A आपका Z1 है, B आपका Z2 है, C आपका Z3 है ना।
तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है कोलिनियर है या ये पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन कैसे दिखा देंगे इसको, इस तरीके से। अगर इस तरीके का रिलेशन एस्टेब्लिश होता है या फिर गिवन है तो समझ जाएंगे हम कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सिमिलरली अब आप एक और लास्ट यूज और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि पैरेललोग्राम है, ये मान लीजिए, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट सपोज z1 है, बी का कोऑर्डिनेट सपोज z2 है, सी का z3 है और डी का z4 है। ठीक है, तो जैसे पहले होता था कि भाई इन दोनों का जो डायगोनल होगा, ठीक है, अगर डायगोनल की बात करें तो मिड पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब z2 प्लस z4/2 इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। बिल्कुल पोजीशन वेक्टर के तरीके समझ रहे हैं, ये z2 है, ये z4 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, z2 प्लस z4/2, इधर से z1 प्लस z3/2। तो इसका मतलब वी कैन आल्सो राइट डाउन एज z2 प्लस z4/2 इज इक्वल टू z1 प्लस z3/2। ठीक है, इस तरीके की भी चीजें अपन यूज कर सकते हैं। मतलब वेक्टर हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, इस तरीके का अगर हमें एप्लीकेशन यूज करना रहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ तो वो आसानी से किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे स्लोप जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, इस चीज का ध्यान रहना चाहिए। तो इन बेसिक्स से रिलेटेड कुछ बिल्कुल वैसे इक्विवेलेंट क्वेश्चंस जैसे आपने देख रखे थे कोऑर्डिनेट में, वैसे ही क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, क्या कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि z1 z2 z3 ये आपकी वर्टाइसेस है ट्रायंगल एबीसी की, और मॉड z1 मॉड z2 मॉड z3 बराबर है। ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ z1 z2 z3। ठीक है, फॉर ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ z1 z2 एंड z3। ठीक है, तो ट्राई कीजिए आप। वैसे भी आपको मैंने पहले ही बता दिया कि स्लोप का कोई कंसेप्ट है नहीं, तो स्लोप वाला कंसेप्ट आप ऑर्थो सेंटर में नहीं यूज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, आपने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, आप ट्राई कीजिए इसको एक बार खुद से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे जाएगा। आपसे कहा गया कि एक ट्रायंगल है z1 z2 z3 है ना, ऑर्थो सेंटर निकालना था। अब आपने स्लोप ऑफ तो कर नहीं सकते कुछ, ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर सिंपल तरीके से तो नहीं निकलेगा। आपके पास और कोई तरीका था क्या ऑर्थो सेंटर निकालने का, तो हाँ था। क्या था, HGO वाले मेथड से 2:1 में सेंट्रॉइड जो है HO को डिवाइड करता है इंटरनली, मतलब ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को 2:1 में सेंट्रॉइड डिवाइड करता है। ठीक है, इस चीज को अगर आप समझो तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है कि मॉड z1 मॉड z2 और मॉड z3 बराबर है। मतलब क्या हुआ, आपको बोला था ना मैंने कि मॉड ऑफ z1 माइनस z2 कभी भी लिखा हो तो उसको कैसे समझिएगा, पॉइंट z1 और पॉइंट z2 के बीच की डिस्टेंस। मॉड z1 इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि 0 और z1 के बीच की डिस्टेंस, इसको बोल सकते हैं 0 और z2 के बीच की, और इसको बोल सकते हैं 0 और z3 के बीच की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो सर्कम सेंटर है ना भाई, वो समझो इस चीज को कि एक पॉइंट ओरिजिन है जहां से जितनी डिस्टेंस z1 है उतनी ही डिस्टेंस पे z2 है और उतनी ही डिस्टेंस पे z3 है। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, सर्कम सेंटर हो गया ना। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इससे क्या पता चल गया हमें कि ओरिजिन, ठीक है, इज सर्कम सेंटर। ठीक है, ओरिजिन आपका सर्कम सेंटर है। ठीक है, ठीक है, तो और ये सर्कम सेंटर हो गया। फिर आप देखो सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड आपका z1 प्लस z2 प्लस z3/3, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, अब आप ऑर्थो सेंटर निकालने जाओगे तो क्या होता है फॉर्मूला, HGO, ऐसा ही है ना, यहाँ पे 2:1 यही रेशियो रहता है। तो ये तो आपको पता है, ठीक है, कि ये आपका 0,0 क्या बोलेंगे, मतलब 0 प्लस 0 आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रॉइड हमें पता है z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट निकालना है, सपोज x बोल दिया इसको मैंने। ठीक है, तो 2 into 0 प्लस 1 into x, 2 into 0 प्लस 1 into x अपॉन 3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ठीक है, तो यहां से आपको x मिल गया, x इज z1 प्लस z2 प्लस z3, और यही आपको निकालना था कि ऑर्थो सेंटर क्या आएगा।
ठीक है। तो किस फैक्ट को यूज करना था, आपने स्ट्रेट लाइन में इस तरीके के सवाल किए होंगे जिसमें आपको कुछ इस तरीके का कोऑर्डिनेट दिया जाता है कि वो देख के आपको पता लग जाए कि सर्कम सेंटर कहाँ है। सेंट्रॉइड तो हमेशा ही पता होती है, सर्कम सेंटर आपने देख के पता कर लिया बाई ऑब्जर्वेशन, सेंट्रॉइड आपने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूले में रख के एच निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आई एम श्योर कि आपने स्ट्रेट लाइंस में देखा होगा। वापस से एक बार को उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हमने यहाँ किया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ट्रायंगल है ABC, ठीक है। Z1 Z2 Z3 उसके वर्टाइसेस हैं और इस तरीके के हैं, mod of Z1 - 3 Z2 - 3 एंड mod of Z3 - 3 आर इक्वल। Z1 + Z2 + Z3 आपका 9 है और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। तो ट्राई कीजिए आप इसको, देखिए कैसा होगा। मैं सोल्यूशन की ओर जाता हूं, आप ट्राई कर लो इसको पॉज करके अगर किसी को टाइम चाहिए और, ठीक है। तो Z1 ये रहा आपका Z2 और ये रहा आपका Z3, ठीक है। ए आपका Z1 है, बी आपका Z2 है और सी आपका Z3 है, ठीक। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब यही हुआ ना, जैसे पिछली बार Z1 - 0 Z2 - 0 Z3 - 0, ये जान करके हमने बता दिया कि 3 जो है वो सरकम सेंटर का काम कर रहा है। वैसे ही यहाँ पे 0 सरकम सेंटर का काम कर रहा है। वैसे यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 3 वाले पॉइंट से है ना, 3,0 से Z1 की डिस्टेंस, Z2 की डिस्टेंस और Z3 की डिस्टेंस बराबर है। इसका मतलब 3 + 0 आयोटा है ना, 3 + 0 आयोटा, दिस इज वर्किंग एज अ सरकम सेंटर। सो योर सरकम सेंटर इज 3 + 0 आयोटा, दिस इज गिवन ऑफ कोर्स, है ना। एंड Z1 + Z2 + Z3 is 9, so your centroid, that is Z1 + Z2 + Z3 by 3, that is also 3 only. So your circumcenter is now equal to centroid and that is why this triangle is equilateral, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रायंगल का सर्कमसेंटर और सेंट्रॉइड सेम हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ सेम है और इसका मतलब जो ट्रायंगल है वो कैसा होगा, इक्विलैटरल होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हो गए। अब अपन मेन कंसेप्ट जो यहाँ पे आपको देखना है, थोड़ा सा वेक्टर और थोड़ा सा उसके बाद मतलब मेनली वेक्टर का ही कंसेप्ट है जो हम यहाँ पे लेकर के आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, एंड दैट इज कंसेप्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टफ भी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट ऑफ रोटेशन अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें एक बेसिक सी बात स्टार्ट करते हैं हम। अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ये Z है ना, Z, ठीक है। इस Z को मैंने ओरिजिन से ज्वाइन किया और ये डिस्टेंस जो थी वो सपोज R थी या फिर मैग्नीट्यूड कह लीजिए R था। तो आप Z को क्या लिखते हो, आप लिखते हो R × e⁻θ लिखते हो ना। ये एंगल अगर थीटा है तो R × e⁻θ लिख देते हो, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इसको, ठीक है, इस चीज को मैंने अल्फा डिग्री और रोटेट कर दिया, इस पूरे वेक्टर को उठाया ओरिजिन के अबाउट, इसको रोटेट कर दिया, कितना, अल्फा डिग्री, ठीक है। अल्फा डिग्री, अब सवाल उठेगा कि अल्फा डिग्री क्लॉकवाइज या अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैं कहता हूं मान लो मैंने अल्फा को पॉजिटिव कंसीडर किया और पॉजिटिव जब कंसीडर करूंगा तो वो कैसे मूव कराऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो Z आपका R × e⁻θ था और आपने क्या किया कि इसको अल्फा और रोटेट कराया। तो अल्फा जब आप रोटेट कराओगे तो आपके पास क्या आएगा, नया एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, वो सपोज यहां पे आ गया, मान लीजिए Q, ठीक है। तो इसको मैंने मान लीजिए Z1 बोला, इसको मैं Z2 बोल देता हूं। तो Z2 क्या हो जाएगा भाई, इसी चीज को आप मूव कराए हो तो डिस्टेंस तो अभी भी R ही रहेगी ना, R तो नहीं बदल जाएगा। तो R × e⁻θ और प्लस अल्फा डिग्री आपने अगर रोटेट कराया है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो इस तरीके का आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज कराएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या दिक्कत है, अल्फा को निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो Z2 आपका कैसा बना, R × e⁻θ प्लस अल्फा, है ना। और ये आपका Z1 था R × e⁻θ। तो इसमें हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि Z2/Z1 कितना हो गया आपका, e⁻α, ये बन गया ना। मतलब क्या हुआ कि अगर सेम मैग्नीट्यूड रखते हुए मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को या फिर ऐसे कहो एक पोजीशन वेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दे रहा हूं तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, जितने डिग्री से मैंने
रोटेट किया है e की पावर i, मतलब वो अल्फा है, और उसके करस्पॉन्डिंग मैंने टर्म लिख दी e रेज टू पावर आयोटा अल्फा। तो इस e रेज टू पावर आयोटा अल्फा को मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल वेक्टर था उसमें z2 कैन बी रिटन एज z1 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा, है कि नहीं है? ठीक है, तो आपने क्या किया, ये फाइनल वेक्टर था, ये आपका इनिशियल वेक्टर था, इनिशियल वेक्टर को आपने e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया, तो कहां पहुंच गए आप? फाइनल वेक्टर पे, ठीक है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा था? सेम था। तो अगर किसी एक वेक्टर को अल्फा डिग्री रोटेट करना है तो उसका मतलब क्या है कि उसको e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर किसी वेक्टर को केवल रोटेट करना है, ठीक है, कितना? अल्फा एंगल से, तो आप क्या करोगे? e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो e की पावर आयोटा अल्फा, इसको क्या बोलते हैं हम? रोटेशनल ऑपरेटर बोलते हैं, रोटेशनल ऑपरेटर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कहा जाए कि सपोज z0 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 4, तो इससे क्या समझ में आना चाहिए कि z0 आपका पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा, मान लीजिए यहां था z0, ठीक है, और फिर आपने क्या किया? पाई बाई 4 उसको रोटेट कर दिया, ओरिजिन के अबाउट उसको पाई बाई 4 रोटेट कर दिया। चूंकि प्लस पाई बाई 4 है, इसका मतलब आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया पाई बाई 4 एंगल से। तो अगर ये आपका z1 है नया वाला, ये z0 था, तो दोनों की साइड मतलब मैग्नीट्यूड्स तो बराबर ही होंगे, लेकिन ये बीच का एंगल जो है कितना आ जाएगा? पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी ने कहा कि z1 इज इक्वल टू z0 इंटू ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3, तो क्या समझ में आता है कि अल्फा अब आपका नेगेटिव है, मतलब आपको रोटेशन कैसा करना है? क्लॉकवाइज करना है, और क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब हुआ कि ये रहा आपका z0 मान लीजिए अगर, तो इसको पाई बाई 3 आपने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए आ गया, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रखा, लेकिन z1 जो है और z0 जो है उनके बीच का एंगल पाई बाई 3 के बराबर था, ठीक है। तो ये आपका z0 और z1 के बीच का रिलेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सोचो कि आपको कहा जाए कि z और आयोटा z में क्या फर्क है, z और आयोटा z में क्या फर्क है, तो आपने क्या किया है? आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, एंड दिस थिंग कैन अगेन बी रिटन एज z इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, z इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। तो z से आयोटा z का मतलब क्या होगा? दोनों में क्या फर्क है? चलो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, लेकिन z को ओरिजिन के अबाउट जब हमने पाई बाई 2 रोटेट किया होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस चीज को लिख लेना, z को पाई बाई 2 जब हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया होगा तो हमारा आयोटा z बनेगा। मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी चीज को i से मल्टीप्लाई करते हो या फिर e की पावर आयोटा पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो कितनी रोटेट हो जाती है? 90 डिग्री रोटेट हो जाती है। इस बात को आप लिख लो, क्या कि अगर किसी एक वेक्टर को आप e की पावर आयोटा पाई बाई 2 या फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हो तो दैट मीन्स कि उसका डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस फैक्ट को आपको पता होना चाहिए। अब ये तो एक बेसिक सी चीज हो गई, हमने ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पूरी बात कर ली। अब अगर यही सिस्टम आपका पूरा का पूरा कहीं और शिफ्ट हो जाए, मतलब ये जो ओरिजिन और जेड की चीज है इस पूरे को मैं उठा करके कहीं और शिफ्ट कर दूं तो भी ये सारी चीजें वैलिड होंगी। उस समय एक्सप्रेशन क्या बनेगा उसको हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन के अंदर। तो आपने अभी तक क्या जान लिया कि अगर किसी वेक्टर को हम e की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो पुराना वाला वेक्टर अल्फा डिग्री रोटेट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर अल्फा नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी को सेंस में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हमने कहा कि मान लीजिए पूरा सिस्टम मैंने इस तरीके का बनाया, ठीक है। क्या कि ओरिजिन को उठा के यहां पे रख दिया। मान लो ये Z1 था, ये आपका Z2 था और ये आपका Z3 था। सपोज ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, मान लिया मैंने, ठीक है। P आपका Z1 है, ठीक। अब जरा देखो क्या होगा। अपन कह सकते हैं कि ये जो PA है, PA वेक्टर है ना, PA वेक्टर, इसको आप क्या करो कि आप इसको रोटेट कर दो, ठीक है।
पी ए वेक्टर पहले मान लीजिए आपका ओरिजिनल वेक्टर था, ऐसे मैंने कहता कि पी ए वेक्टर आपका ओरिजिनल वेक्टर था और इससे आपको कुछ रोटेट करके यहां पे पहुंचा दिया Z3 पे, ठीक है। इन दोनों के लिए हमने कहा कि मान लो कि इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा है मान लीजिए, ठीक है। तो अब हम Z1, Z2, Z3 को कैसे कोरिलेट कर सकते हैं इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि पहले आप कोई भी दो वेक्टर्स ले लो, मतलब जैसे पी ए वेक्टर ले लिया, मान लो पी बी वेक्टर ले लिया, ले सकते हैं, चेंज हो जाएगा। अगर आप ए पी और बी पी लोगे तो दोनों बातें अलग अलग हैं। पी ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए की ओर पॉइंटेड, पी बी वेक्टर है बी की ओर पॉइंटेड। अब अगर मान लीजिए इन दोनों में रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करना है तो आप क्या सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि दिस पी ए वेक्टर इज Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड होगा, और मान लिया कि ये एंगल अल्फा बना रहा था, ठीक है, मान लिया कि ये, बल्कि इसको अल्फा ले लो यार, इसको अल्फा ले लो, इसको थीटा ले लो, ठीक है, ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा था, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, e की पावर आयोटा थीटा, और ये हो गया मैग्नीट्यूड। पीबी वेक्टर की बात करूं तो पीबी वेक्टर को क्या बोला जाएगा, पीबी वेक्टर आपका हो गया मॉड ऑफ Z1, सॉरी पी ए वेक्टर, ठीक है, मॉड तो खैर दोनों का सेम ही रहना है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3, ठीक है, e की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होगा और ये आपका हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। अब जरा दोनों का अगर हम डिवीजन करें तो पी ए वेक्टर को हम लिख भी क्या सकते हैं, वैसे पी ए वेक्टर आपका क्या है, पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए का मतलब क्या हुआ, Z2 माइनस Z1, पी ए मतलब ए की ओर है ना, फ्रॉम P, तो Z2 माइनस Z1 ये लिखा जाएगा, तो Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू इतना, और यहां पे आपका हो जाएगा Z3 माइनस Z1, ठीक है। अब अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इधर से क्या आएगा आपके पास, इधर से आएगा आपके पास मॉड ओवर Z1 माइनस Z2 अपॉन मॉड ओवर Z1 माइनस Z3, ठीक है, e की पावर माइनस आयोटा अल्फा इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1, या फिर इसी को मैंने थोड़ा और सही तरीके से लिख लिया, क्या बन गया ये, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा रखना था, ये ऐसा हो गया ना, ठीक है, Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहां पे आपका Z1 माइनस Z3 का मैग्नीट्यूड लिखें या Z3 माइनस Z1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1 इनटू e की पावर आयोटा, ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। क्या आया इसमें, इसमें ये आया, अब इसको याद कैसे रखना है उसकी बात कर रहे हैं, इस रिलेशन को, यही कंसेप्ट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन यह आया, यहां से Z3 माइनस Z1 आपका फाइनल वेक्टर था, अपन इसको ऐसे सेंस में देखेंगे कि पी ए वेक्टर आपका ओरिजिनल वेक्टर था, इसको रोटेट करके आप पीबी वेक्टर बना रहे थे, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दे रहे थे, तो पी ए और पीबी को आपस में कैसे कोरिलेट करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि Z3 माइनस Z1, तो मतलब क्या था, Z3 माइनस Z1 आपका फाइनल वेक्टर, तो फाइनल वेक्टर अपॉन, ठीक है, Z2 माइनस Z1 ये क्या था आपका इनिशियल वेक्टर, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेक्टर इनटू e की पावर आयोटा अल्फा। अल्फा क्या है, वो एंगल है जिससे कि रोटेट होकर के हमने बनाया था। अल्फा हम मेजर कैसे करेंगे, तो अल्फा के लिए फिर से वही बात है, अल्फा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना कि अल्फा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, आपका जो इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर है उनके बीच का एंगल है, और वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है ये आपको पता होगा कि उसके लिए क्या करते हैं, पहले दोनों के इनिशियल पॉइंट को सेम करते हैं या एंड पॉइंट को सेम करते हैं, और फिर हम मेजर करते हैं कि उनके बीच का एंगल क्या था। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे देखो, दोनों के वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए मैंने बीच का एंगल अल्फा यूज कर लिया है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है कि फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेक्टर इनटू e की पावर आयोटा अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, कुछ भी एंगल नहीं लिखेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे वेक्टर्स के बीच का एंगल लिखा कैसे जाता है। तो ये तो इसका हो गया थ्योरी टाइप से। अब अपन इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। देखिए क्या कर रहे आप,
यहाँ पे आपने कहा कि भाई ये मान लो एक ट्रायंगल है जिसमें 60 डिग्री 45 डिग्री और ऑब्वियसली थर्ड एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री, है ना, इस तरीके का है। और इसमें आपको रोटेशन अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है वो अपन बाद में देखेंगे, पहले हम समझते हैं कि रोटेशन अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी 3 वेक्टर्स इसमें बना लो, साइड्स के करस्पॉन्डिंग 3 वेक्टर्स आप कोई से भी ले लो। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, और अगला मैं कहता हूं कि मैंने इस तरीके का ले लिया, मान लीजिए। ठीक है, 3 वेक्टर्स ले लिए। तो अब क्या होगा, अब अगर हम इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ कोरिलेट करना चाहें तो हमें रोटेशन यूज करना पड़ेगा। इसको इसके साथ रोटेट करना चाहें, मतलब रिलेट करना चाहें, या फिर इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ कोरिलेट करना चाहें, तो ऐसे में हमें यूज करना पड़ेगा रोटेशन थ्योरम को। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखिए, मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, तो अगर मैं AB और BC को कोरिलेट करता हूं, AB और BC को, तो मान लो मैंने ऐसे कहा कि मेरा इनिशियल वेक्टर BC है और वो रोटेट होके AB बन रहा है। इनिशियल वेक्टर BC है और रोटेट होकर के AB बन रहा है। फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेक्टर इनटू e की पावर आयोटा अल्फा, यही फॉर्मूला था। तो फाइनल वेक्टर आपका AB है। AB वेक्टर को आप क्या लिखोगे, Z1 माइनस Z2। इनिशियल वेक्टर को आप क्या लिखोगे, ये था आपका इनिशियल वेक्टर। आप क्या कर रहे हो, देख लो, आप BC से AB को कोरिलेट कर रहे हो। ठीक है, इनिशियल आप BC को मान रहे हो, रोटेट करा के AB पे ले जा रहे हो। तो इनिशियल वेक्टर में आपके पास क्या आएगा, Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू इसका Z1 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड अपॉन Z3 माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड इनटू e की पावर आयोटा। अब देखो अल्फा एक ट्रिकी चीज है, हमें देखना था एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो यहां पे तो आसान है क्योंकि दोनों आपके वेक्टर्स जो है उनके इनिशियल पॉइंट सेम है, और अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो अब रोटेशन देखो कैसा हो रहा है, ये था ना, ये ऐसा गया, मतलब रोटेशन इस तरीके का हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब भी रोटेशन होगा तो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया इस BC वेक्टर और AB वेक्टर में, कंसीडरिंग BC एज इनिशियल एंड AB एज फाइनल वेक्टर। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए कि आपसे कहा जाता है कि आपका BC वेक्टर जो है उसे कोरिलेट करना है AC वेक्टर से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो फिर से वही फाइनल वेक्टर आप मान AC को ले रहे हो। ठीक है, AC नहीं बल्कि हमने कैसे बनाया, CA वेक्टर लिया है ना, BC को CA से कोरिलेट कर रहा है। ठीक है ना, पॉइंटेड टुवर्ड्स A। तो अब ऐसे में देखो क्या करेंगे, हम फाइनल वेक्टर लिखेंगे। फाइनल वेक्टर आपका क्या है, Z1 माइनस Z3। Z1 में से Z3 को घटाओगे। ठीक है, CA का मतलब क्या होगा, A में से C को घटाएंगे ना, Z1 माइनस Z3 अपॉन इधर BC वेक्टर का मतलब क्या होगा, Z3 माइनस Z2 इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड लिखने में बिल्कुल शर्म नहीं, Z1 माइनस Z3 और यहां Z3 माइनस Z2 और e रेज टू पावर आयोटा। एंगल देखना था। अब देखो यहां पे एंगल में दिक्कत है, क्यों, क्योंकि यहां पे आपका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है। तो अपन ने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, मान लो ऐसा कुछ है कि नहीं। ठीक है, एक्सटेंड कर दे तो हमें पता चलेगा ना कि अब हमारे पास एक ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से ये वाला वेक्टर इधर गया है और दूसरा वेक्टर आपका इधर गया है। तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये वाला हो जाएगा। तो अगर ये 45 है तो इधर कितना आ गया, 135 डिग्री। ठीक है, और रोटेशन कैसे हो रहा था, रोटेशन हो रहा था इसका, ये वाली चीज ऐसे रोटेट हो रही थी, मतलब ये आपका इनिशियल था, ये आपका फाइनल था। तो रोटेशन कैसा हुआ, फिर से एंटी क्लॉकवाइज, और इसलिए आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव एंगल का यूज करोगे। ठीक है, तो BC और CA आपस में कोरिलेट हो गए। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए कोरिलेट करना हो, सपोज AB को CA से, AB है कि BA है, BA है। ठीक है, BA वेक्टर आपने लिया है, तो BA वेक्टर को आप CA वेक्टर से कोरिलेट करना चाहते हो। ठीक, तो ऐसे में आप क्या करोगे, आप BA आपका इनिशियल है, तो इनिशियल वेक्टर आपका BA, मतलब अच्छा फाइनल वेक्टर आपका CA। तो फाइनल वेक्टर आपका ऊपर लिखा जाएगा कितना, Z1 माइनस Z3 अपॉन इनिशियल वेक्टर नीचे लिखा जाएगा Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 माइनस Z2 इनटू e की पावर आयोटा। ठीक है, एंगल चाहिए। अब देखो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल,
तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो दोनों के एंड पॉइंट सेम है, इसलिए दोनों वेक्टर्स का बीच का एंगल यही है 75 डिग्री। थोड़ा सही रहेगा अगर आप इसको इनिशियल पॉइंट में बना लो, ऐसा एक्सटेंड कर दिया आपने, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि अब आपको दिख रहा है कि ये वाला वेक्टर z1 माइनस z2 जो था ये आपका इनिशियल वेक्टर था, है ना, z1 माइनस z2 आपका इनिशियल वेक्टर था, ये आपका रोटेट होकर के यहां बन रहा है। इनिशियल पॉइंट को सेम करना हमेशा फायदेमंद है, ये पहचानने के लिए कि रोटेशन क्लॉकवाइज हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, तो इसीलिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है। एक वेक्टर आपका ये वाला एक्सटेंड हुआ और ऐसे ही ये वाला वेक्टर आपका इधर एक्सटेंड हुआ, आपका इनिशियल पॉइंट बन गया। अब यहां से आप देखो ये एक वेक्टर था, ये वेक्टर आपका इनिशियल था, ये आपका फाइनल हुआ, तो इनिशियल से फाइनल किस तरीके से मूव किया आप, एंटी क्लॉकवाइज। 75 है, 75 तो इधर भी रहेगा, लेकिन मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए यहां हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। 75 का मतलब क्या है, 5 पाई बाई 10, ठीक, ओके। तो इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं, इनको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि हमें आंसर किस तरफ लेकर के जाना है, ठीक है, क्या चीज प्रूव करनी है, ठीक है। अगर देखो कंसेप्ट ऑफ रोटेशन में ये बात भी आप नोट डाउन कर लो, इन सब चीजों को तो लिखो ही, आपको पता कैसे चलेगा कि रोटेशन का कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे एक चीज ये है कि अगर आपको जो भी दिया गया है ज्योमेट्रिकल डायग्राम, ठीक है, जो भी आपके पास डायग्राम बन रही है उसमें सारे एंगल्स अगर नोन हो, ठीक है, सारी साइड्स नोन हो, या फिर साइड्स अगर नहीं नोन है तो मान लो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होगा कि भाई उसको यूज कर सकते हैं हम आंसर में, ठीक है। तो साइड्स एंगल्स अगर ये सब नोन हो तो वहां पे आपको सेंस बनता है कि कंसेप्ट ऑफ रोटेशन यूज होगा, ठीक है। चांसेस मतलब ज्यादा है, होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन चांसेस ज्यादा है वहां पे कंसेप्ट ऑफ रोटेशन यूज होने के, अगर सारे एंगल्स आपके नोन हो, ठीक है। तो ये आपके पास कंसेप्ट ऑफ रोटेशन का हमने लिखा, किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर डायग्राम के लिए हम अलग अलग वेक्टर्स को आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। क्या याद रखना है आपको, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल इनटू ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा, जहां अल्फा क्या है आपका एंगल है, कैसा एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का। और वो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ट्राई करो कि इनिशियल पॉइंट सेम कर लें, जैसे एक्सटेंड वगैरह कर दिया, इनिशियल पॉइंट सेम करने से आपको डायरेक्शन पहचानना इजी हो जाता है कि मूवमेंट आपका क्लॉकवाइज हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो, अच्छा एक और फॉर्म में इसी चीज को लिखा जा सकता है, ये जो हमने लिखा ना, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इनटू ई की पावर आयोटा अल्फा, ये लिखा हमने, ठीक है। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो अगर हम आर्गुमेंट ऑफ फाइनल वेक्टर देखें, ठीक है, अपॉन इनिशियल वेक्टर, तो दोनों साइड हमने क्या किया है, बेसिकली आर्गुमेंट ले रहे हैं। तो इधर तो क्या आएगा भाई, इसका तो कोई आर्गुमेंट है नहीं, इसका आर्गुमेंट तो 0 ही है, ठीक है भाई, ये सम पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी ना। तो आर्गुमेंट ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड, इन राइट साइड इट इज आर्गुमेंट ऑफ ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इसका तो कोई आर्गुमेंट है नहीं, इसका ई की पावर आयोटा अल्फा का आर्गुमेंट हमें लिखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो ये भी आपका एक रोटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा कि इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ठीक है, इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर, ये समझ में बात आती है। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, दो अलग अलग वेक्टर्स के बीच का एंगल। तो इस तरीके से भी अगर लिखा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये रोटेशन वाली बात को ही एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम। हमारे पास ये आप मान लो z1 z2 z3 z4 एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो स्क्वायर है ये, ठीक, ये बात ठीक है, 90-90 है और ये सब बराबर है, ठीक है। हमें क्या करना है, Z3 और Z4 को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, मतलब Z3 आपका सिर्फ Z1 और Z2 के एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो और सिमिलरली Z4 भी आपका Z1 और Z2 के एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो, ये आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो आप सिंपल सा है क्वेश्चन, और ये भी सेंस में आना चाहिए कि हमें सारी साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, हमें सारे एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए हमारा रोटेशन यूज हो सकता है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा
ध्यान दीजिएगा एंगल्स वगैरह पे, ठीक है, कि रोटेशन किस तरीके से हो रहा है। तो मैं अब इसका सोल्यूशन टाइप से डिस्कस करता हूं। देखिए आप देखो, अगर मान लो आप Z3 को बनाना चाहते हो, ठीक है, तो Z3 को बनाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, तो आप कैसे यूज करोगे? आप यूज करने जाओगे कि अगर मान लो मैंने एक वेक्टर ऐसा ले लिया और एक वेक्टर ऐसा ले लिया, ठीक है, तो यही होता है ना, फाइनल वेक्टर अपॉन इनिशियल वेक्टर इज इक्वल टू इन दोनों का मैग्नीट्यूड अपॉन इनटू ई की पावर आयोटा अल्फा। तो फाइनल वेक्टर अपन क्या लिखेंगे इसके लिए, Z3 को इन्वॉल्व करने के लिए Z3 माइनस Z2, ठीक है। इनिशियल वेक्टर Z1 की ओर पॉइंटेड है ना, तो Z1 माइनस Z2, मैग्नीट्यूड दोनों का यहां पे आप Z3 माइनस Z2 लिखोगे और यहां Z1 माइनस Z2 लिखोगे, ई की पावर आयोटा अल्फा। अब देखो अल्फा कैसे निकालेंगे, तो अपने को पता चल रहा है कि इनिशियली आपका वेक्टर ये था, फिर रोटेशन हुआ ऐसे हो गया, तो ये कैसा रोटेशन है, इनिशियल पॉइंट सेम है ना, तो देखो यहां से आपका इनिशियल ये वेक्टर था, रोटेट होके फाइनल वेक्टर बना, तो रोटेशन कैसा हुआ आपका, इस तरीके का मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है कि आपको माइनस का π/2 लिखना पड़ेगा। ये दोनों तो बराबर होंगे ना भाई, ये साइड लेंथ बराबर, तो कट गए, बचा क्या, सिर्फ इतना, तो ये आपका कितना हो गया, माइनस आयोटा हो गया कि नहीं हुआ, और Z3 माइनस Z2 माइनस आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2, तो दैट मीन्स कि Z3 कैन बी रिटन एज Z2 माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2। ये आपका Z3 को रिप्रेजेंट कर दिया हमने Z1 और Z2 के टर्म्स में, ठीक है, ओके। अब आप Z4 के लिए बात करो कि Z4 के लिए आपका एक्सप्रेशन कैसा आएगा, तो और आसानी से अब निकाल सकते हो, खास करके कि Z4, अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले पैरेललोग्राम के लिए, कि Z4 प्लस Z2 बाई Z2 जो होगा वो Z1 प्लस Z3 बाई 2 भी होगा, तो Z4 को क्या लिखा जा सकता है, Z1 प्लस Z3 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 को एज इट इज रहने दिया, Z3 का हमने बदल दिया है एक्सप्रेशन, ठीक है, Z2 माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2, ये आपका Z4 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट ऑफ रोटेशन का एक सिंपल एग्जांपल से हमने स्टार्ट लिया है, जिसमें हमें कुछ नहीं बस रिप्रेजेंट करना था। कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि आपको मान लो कोई आपने आंसर निकाला किसी Z1 Z2 Z3 के टर्म्स में आ रहा है, उसमें से Z2 नहीं है, सब Z1 और Z3 के टर्म्स में है, तो उसका मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है ना, वैसे ही आप भी Z2 को इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z3 रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, इसी सिचुएशन की बात कर रहा था कि एबीसी आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में इक्विलैटरल ट्रायंगल है और आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, ठीक है। तो आप ट्राई करो, सबसे पहले तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले कि इसका चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर में उलझने की जरूरत तो है नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर मतलब सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड इसका या फिर ऑर्थो सेंटर कुछ भी कह ले, बात बराबर ही है। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कायदे से क्या आएंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बाई 3, लेकिन हमें कह दिया गया भाई कि क्वेश्चन में कि Z1 और Z2, ठीक है, के टर्म्स में ही चाहिए, मतलब Z3 को आपको हटाना पड़ेगा कैसे भी करके, तो Z3 कैसे हटेगा, ठीक है। अब ये देखने में इक्विलैटरल नहीं लग रहा है बट है, ठीक है, 60-60 मतलब इसके बीच के एंगल्स है। तो आपका काम क्या है, Z3 को हटाना, तो Z3 को हटाएंगे तो किसी के टर्म्स में हटाएंगे ना, Z3 को Z1 और Z2 के टर्म्स में हटाएंगे फिर, तो Z3 को हम एक तरीके से क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक मान लो मैंने इधर ले लिया, एक मान लो मैंने इधर ले लिया, है ना। अब आप जरा देखो कि Z1 माइनस Z3 आपका फाइनल वेक्टर अगर मैं लेता हूं और इनिशियल वेक्टर मैं बताता हूं Z2 माइनस Z3 को, तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स यहां लिख जाएंगे, ठीक है। ऊपर Z1 माइनस Z3 का, नीचे Z2 माइनस Z3 का। रोटेशन कैसे हो रहा है, तो Z2 माइनस Z3 से अपन रोटेट करके Z1 माइनस Z3 जा रहे हैं, मतलब कुछ यूं रोटेशन हुआ। कैसा, ये कैसा है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज अगर है तो इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस आयोटा π/3, ये लिखा जाएगा, ठीक है। बीच का एंगल π/3 था, ठीक है, लेकिन माइनस π/3, क्योंकि
रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, और हमने इनिशियल पॉइंट को ऑलरेडी सेम बना लिया है। ठीक है, तो अब ये देखो ये दोनों तो कट गए ना, क्योंकि ये तो साइड लेंथ थी, है ना भाई, मॉड ऑफ z1 माइनस z3 मॉड ऑफ z2 माइनस z3, साइड लेंथ थी, कट गई, ये कट गए। अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास आया z1 माइनस z3 इज इक्वल टू z2 माइनस z3 e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3। तो यहां से z2 माइनस z3 इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2, ठीक यही होगा। तो z1 माइनस z3 आ गया। अब आप देखो आपका काम क्या था, z3 को इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2 रिप्रेजेंट करना था। तो z3 को लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, z3 के सारे टर्म्स एक साइड कर दें, z1 ठीक है, माइनस का आ गया z2 इंटू हाफ माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू z3 आपने इधर भेज दिया, ठीक है, z3 के साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस इधर से आपके पास हाफ प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, ठीक है। तो अब देखो आप z3 को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2। तो ये जो भी आपके पास z3 निकल कर के आ रहा है, जो कि इस केस में कितना आ जा रहा है देख लेते हैं एक बार, z3 इज इक्वल टू z1 माइनस z2 इंटू हाफ माइनस रूट 3 बाई 2 आयोटा, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन विच इज हाफ प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, ये आ रहा है ना। तो ये आपका z3 हो गया। तो आपका z1 पता है, z2 पता है, z3 आपने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2। इसको यहां पे रख दीजिए, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड ऑर्थो सेंटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, ये अच्छा सवाल है सेकंड वाला। तो इसी डायग्राम के साथ हम सेकंड वाला क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। तो अपन देखो एक एक करके अगर थोड़ा सा डिस्कस करें, यहाँ पे कोई रिप्रेजेंट करने जैसी चीज तो है नहीं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, इस तरीके के जो क्वेश्चन आपको कहे जाए कि ये प्रूफ करना है, ठीक है, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में क्या चीज होगी कि आपको दो अलग अलग रोटेशन यूज करने पड़ेंगे, दो अलग अलग रोटेशन, ऐसे दो रोटेशन, या फिर कभी कभी कुछ अलग भी टेक्निक्स हो सकती हैं, बट इन जनरल कहा जाए तो दो ऐसे रोटेशंस यूज करने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है आपको वो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन दे दे। ये हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा, लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी क्या रहेगी कि दो अलग अलग रोटेशन यूज करें जिनके मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है कभी स्क्वायरिंग करने से आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि यहां पे कैसे काम चलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को आप याद भी रखना, इसको आप प्रूव करोगे और फिर याद भी रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि मान लीजिए यही ये जो हमारा CB है, इसको हमने कोरिलेट करना चाहा उधर AC से, CA से, है ना, CA से, CB को CA से कोरिलेट करना चाहा, तो क्या बनेगा, CA आप फाइनली चाहते हो तो मतलब z1 माइनस z3 अपॉन z2 माइनस z3, ये वाला रोटेशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो एनीवे इक्विलेटरल है तो दोनों कट गए, बचा क्या, इनिशियली आपका z2 माइनस z3 था, फाइनल आपका z1 माइनस z3 था, रोटेशन आपका क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा था, e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3 लग गया, ठीक, ओके। अब आपको एक और चीज यहां पे क्लिक करेगी कि अगर पाई बाई 3 यहां पे लग गया तो हम एक और पाई बाई 3 यूज कर लें, ठीक है। पाई बाई 3 भाई कहीं भी आप देखो, कहीं आयोटा वायोटा थोड़ी दिख रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो हो सकता है कि ये जो टर्म्स आ रही हो वो सब कैंसिल आउट हो जाए मल्टीप्लिकेशन वगैरह करने पे। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस रहेगा कि हम किस तरीके के रोटेशंस यूज कर सकते हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास कोई एंगल वाली चीजें तो यहाँ पे नहीं दिख रही ना। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि मान लिया कि जैसे एक और रोटेशन ही लिख लो, चलो तुम रोटेशन तो लिखो पहले, है ना। हम मान लो एक वेक्टर ये ले लेते हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर इसको ले लो, इसको अगर लोगे तो मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट तुम चाहते क्या हो कि तुम्हारा मान लिया कि मैंने इनिशियल वेक्टर ये था z2 माइनस z3 वाला, है ना, z2 माइनस z3 आपका इनिशियल वेक्टर था, और फाइनली आपका बन गया z1 माइनस z2। समझ में आ रही है बात, एक ये है और इनिशियल आपका ये है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में कोई बवाल नहीं है, दोनों कट जाएंगे, ठीक। e रेज टू पावर आयोटा। अब सवाल उठता है कि एंगल कैसा है,
तो हम क्या करें, आपने देखा कि भाई अभी तो इनिशियल फाइनल पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट सेम है ही नहीं, तो पहला काम इनिशियल पॉइंट को सेम करो। कैसे करोगे, तो इसको मैंने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया स्ट्रेच। ठीक है, अब दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। ठीक है, तो बीच का एंगल इधर कितना आया, 2π/3 आया कि नहीं आया, ये आपका 2π/3 हो गया। अच्छा, अगर ये 2π/3 है ना, तो कौन सा 2π/3 है ये, मतलब आप इनिशियली इसको ले रहे थे ना और फाइनली आप इधर जा रहे थे, ऐसा करके ऐसा जा रहे थे। ठीक है, तो आपने इस तरीके का रोटेशन किया, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन किया। क्लॉकवाइज रोटेशन के टाइम पे हम पॉजिटिव लेते हैं तो 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं ये बात। ओके, ये चीज आपके पास एक एक्सप्रेशन आया। और आप रोटेशन लिखना चाहो, एक और रोटेशन लिख लो। आपने अभी तक क्या किया, इसको इससे कोरिलेट किया, इसको इससे कोरिलेट किया, इन दोनों को भी आपस में कोरिलेट कर लो, एक और रोटेशन आ जाएगा। एक और रोटेशन अगर आप यूज करते हो तो क्या बनेगा, देखो इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं और दोनों के इनिशियल पॉइंट्स को सेम बना लेता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर से मैं Z3, ये जो Z1 - Z3 है इसको मान लो इनिशियल वेक्टर लिया और मैंने फाइनल वेक्टर ले लिया Z1 - Z2 को। ठीक है, कोई दिक्कत, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत नहीं, कट गया। e⁻i, ये वाला एंगल, पहले आप इनिशियली यहां पे थे ना Z1 - Z3 पे, हाँ Z1 - Z3 आपका इनिशियल था, और फिर आप Z1 - Z2 की ओर गए, मतलब इस तरीके से रोटेट किया। कैसा रोटेशन है ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा होता है, निगेटिव। ठीक है, क्लॉकवाइज आपका निगेटिव। तो आपके पास ये भी आ गया कितना, e⁻⁻π/3। ठीक है, e⁻⁻π/3। ठीक है, इसको अगर मैं उल्टा करके लिख लूं, मतलब इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, Z1 - Z3 ऊपर डाल दो और Z1 - Z2 नीचे डाल दो, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, i/π/3। अब ये देखो, एक यहां पे जुगाड़ है तुम्हारे पास और एक ये भी जुगाड़ है, जिसमें अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर के 1 बना लेंगे। और यही मैं कह रहा था कि आपके पास अगर यहाँ पे एंगल नहीं है तो आप क्यों एंगल में उलझने जाओगे। आप डायरेक्टली देख सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है -π/3 और यहाँ पे π/3 दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, आपके पास मतलब क्या हुआ कि जब आप 1 × 2 कर रहे हो तो आपको मिलेगा क्या, Z1 - Z3 अपॉन Z2 - Z3 इंटू Z1 - Z3 अपॉन Z1 - Z2, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये दोनों कट गए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके खोल लो, ओपन कर लो, तो क्या बनेगा, Z1² + Z3² - 2Z1 Z3 इज इक्वल टू, इधर से Z1 Z2 - Z2² - Z3 Z1 प्लस का Z3 Z2। ठीक है, ठीक है इतनी बात। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो Z1² + Z3² प्लस Z2² इधर आ गया, इज इक्वल टू Z1 Z2 + Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, इस रिजल्ट को आप याद भी रखिए, डायरेक्टली यूज में आएगा ये रिजल्ट जो है हमारा। नेक्स्ट आपके पास फिर से ये 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आप इन दोनों को ट्राई करो। ठीक है, दोनों अच्छे सवाल हैं। ठीक, Z1 Z2 Z3 आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करता हूँ। Z1 Z2 Z3 ये आपका राइट एंगल है Z2 पे, और मान लीजिए ये Z1 हो गया, ये आपका Z3 हो गया। तो ऑब्वियसली ये दोनों आपके एंगल्स कितने आ गए, 45 45 हो गए। ठीक, ठीक। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि हमें कुछ इस तरीके का रिलेशन प्रूव करना है। फिर से हमारा थॉट प्रोसेस हो सकता है क्या, स्क्वायरिंग से भी काम चल सकता है और हो सकता है मल्टीप्लिकेशन से काम चले। देखते हैं एक एक करके। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, मैं मान लो ये वेक्टर था, ये वेक्टर था। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 45 है। ठीक है, और इधर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है ना। 90 वाला रोटेशन एक बार आसानी से कर लेते हैं पहले तो कैसे किया जा सकता है। मान लिया मैंने कि ये आपका वेक्टर था, ठीक है, ऐसा ले लेता हूँ, और एक वेक्टर ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, सो दैट इनिशियल पॉइंट मेरा सेम हो जाए। तो मैंने कहा इसको उठा करके मैंने मान लीजिए ऐसे रोटेट किया, तो फाइनल वेक्टर आपके पास आया Z1 - Z2 अपॉन इनिशियल वेक्टर आपका Z3 - Z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z2।
इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, फाइनल वेक्टर आपका z1 माइनस z2, इनिशियल वेक्टर आपका z3 माइनस z2। ठीक है, अब रोटेशन ये कैसा हो रहा है? ये रोटेशन आपका ऐसा हो रहा है। ऐसा कौन सा है? ये ऐसा क्लॉकवाइज है ना। तो क्लॉकवाइज अगर आपका रोटेशन होगा पाई बाई 2 से, तो आप क्या लिखोगे यहाँ? e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 लिख दिया। तो ये बन गया आपका कितना? माइनस आयोटा। ये दोनों तो कट जाएंगे ना, क्योंकि आइसोसेलेस बोला है, तो ये वाली दोनों साइड्स तो आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों आपके कट गए। तो बचा क्या? माइनस आयोटा। यहां से आपके पास z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। ठीक, तो अब आप यहां से देख सकते हो। अच्छा, इसमें आप देखो, इसमें आप डायरेक्ट स्क्वायरिंग करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। देखो, अब ये वही है, प्रैक्टिस वाली बात है, अपने को पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करेंगे तो ही। तो यहां से आप देखो, स्क्वायर किया आपने z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2 इज इक्वल टू, ठीक है, इधर का स्क्वायर अगर करते हो तो माइनस आयोटा का स्क्वायर मतलब 1 हो गया, सॉरी माइनस 1 हो गया। ठीक है, माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इनटू z3 माइनस z2 का होल स्क्वायर ही आएगा। तो यहां से आपके पास आया z3 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z2 z3, और यहां से z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2z1 z2। ठीक है, अब आप देखो, z2 आपका माइनस का था, यहां पे आके प्लस हो जाएगा, तो z1 स्क्वायर के साथ आ जाएगा 2z2 स्क्वायर प्लस का z3 स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से 2z2 z3 है ना, प्लस 2z1 z2, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे देखिए, इसकी स्क्वायरिंग वाला भी हमने एग्जांपल ले लिया कि स्क्वायरिंग से भी हो सकता है कई बार आपका रिजल्ट आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, हो सकता है कि दो को अलग अलग हम रोटेशन लिखे और उनका मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट मिले, हो सकता है कि स्क्वायरिंग वगैरह करने से भी रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, z स्क्वायर प्लस पी जेड प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के रूट z1 और z2 हैं। पॉइंट्स उनके करस्पॉन्डिंग a और b हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट किए गए हैं। ठीक है, p q ऑफ कोर्स तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक है, एंगल AOB वेयर O इज एज ऑलवेज ओरिजिन। ठीक है, O ओरिजिन का काम कर रहा है, एंगल AOB आपका अल्फा के बराबर है, और OA इज इक्वल टू OB है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z1 एंड z2 आर सेम। प्रूव दैट p स्क्वायर इक्वल टू 4q cos स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो आप इसको ट्राई करो, सोल्यूशन में इसका लिखता हूं। तो कैसा सिस्टम है ये? आपसे कहा जा रहा है ये OA है, ये मान लीजिए OB, कोई भी हो, मान लिया यहाँ A है यहाँ B, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका z1 हो गया, ये z2 हो गया। ठीक है, कहा गया कि इनके बीच का एंगल अल्फा है और ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, OA इज इक्वल टू OB। चलो देखते हैं। तो z1 प्लस z2 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस p, और z1 इंटू z2 की वैल्यू कितनी हो गई? q। ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये बीच के एंगल अल्फा को कैसे यूज करें? तो अब आप यूज कर सकते हो कि आपका z2 जो है वो बेसिकली z2 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा अगर आप करोगे तो z1 के बराबर आएगा। यही था ना, z2 को आपने ई की पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो z1 मिलेगा, है ना। अपन इस तरीके का रोटेशन एक तरीके का देख रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम थे, रोटेशन थ्योरम लगाया, z2 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा इज इक्वल टू z1। दिस सेंस के साथ अगर हम आगे प्रोसीड करें तो z1 प्लस z2 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा, z1 को लिख दिया मैंने, z2 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस z2 इज इक्वल टू माइनस p, और z1 z2 इज इक्वल टू q। ठीक है, यहाँ अल्फा भी हो सकता है, माइनस अल्फा भी हो सकता है, उसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अच्छा इसमें भी हमें z1 को लिख लेना चाहिए था, उसको भी लिख लेते हैं कि z2 इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा इंटू z2। ठीक है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन, ये दोनों जो एक्सप्रेशंस थे वो ऐसे कन्वर्ट हो गए। अब आपको z2 और 2 तो चाहिए नहीं, आपको तो pq में रिलेशन चाहिए, तो हमें ट्राई किसका करना है कि z2 इलिमिनेट हो जाए। तो ये अगर आप फर्स्ट इक्वेशन कहते हो, इसको आप अगर सेकंड इक्वेशन कहते हो, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या सजेस्ट करता है? e की पावर आयोटा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस p, और दूसरा इक्वेशन z2 स्क्वायर e की पावर z2 स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा, ऐसा सजेस्ट करता है। तो z2 स्क्वायर का मतलब क्या होगा? z2 स्क्वायर का मतलब होगा p स्क्वायर अपॉन ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से हम लिख लें इसको,
यहां से आपने Z2 निकाला, यहां सब्स्टिट्यूट किया, इज इक्वल टू कितना आ गया, Q e की पावर माइनस आयोटा अल्फा होगा। तो यहां से अब आपको पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, Q इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे ई की पावर आयोटा अल्फा है ना, माइनस आयोटा अल्फा था, नीचे लिख दिया उसको। देखो ये क्या बनेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहां से ऊपर आपके पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस 1 ना, ठीक है। अगर हम ई की पावर आयोटा अल्फा ऐसे देखें, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस 1 अपॉन ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो अगर ये आप लिख लोगे तो थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं इधर कैलकुलेशन कंप्लीट करता हूं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, क्यू इंटू, यहां से देखो दिस थिंग डिवाइडेड बाई ई की पावर आयोटा अल्फा बाई 2, अगेन 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा बाई 2, सो यू आर देयर विद ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्यू हो गया, यहां से क्या आएगा, cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 बचे रहेंगे, साइन साइन कट जाएगा, 2 cos अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। बस यही चीज तो आपको प्रूव भी करनी थी, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं रोटेशन से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन है और इसका सेंटर जो है आपका Z0 है, ठीक है, सेंटर Z0 है, और प्रूफ करना है आपको 6Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओवर Z1 स्क्वायर, ठीक है। Z1 स्क्वायर मतलब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 अप टू Z6 स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है, ट्राई कीजिए इसको आप। क्या आएगा इसके सोल्यूशन में, अब मैं प्रोसीड करता हूं सोल्यूशन के लिए। तो आप अगर इसमें से थोड़ा सा देखें, आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं इसको। कैसे, अगर आप इन अभी जो मैंने बताया था आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कुछ रिजल्ट बताया था याद रखने को, अगर आप उसे यूज कर लो ना तो बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हो। ये Z1 Z3 Z5 जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए अगर मैं देखूं तो Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, Z1 Z3 प्लस Z1 Z5 प्लस Z3 Z5 होगा। सिमिलरली 2 4 6 यहां से भी होगा एक इक्विलैटरल, तो 2 4 6 को यूज करें अगर, ठीक है, तो Z1 Z2 Z4 Z4 Z6 और Z6 Z2 ऐसा आएगा, ठीक है। ये बात ठीक थी। अब ये दोनों चीजें अगर आपके पास आ गई तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल को आपने यूज किया, ठीक है। ये दो आप कम से कम पता है, आपको पहले से ये रिजल्ट्स पता है, ठीक। अच्छा, अगर आप Z1 Z2 Z3 के लिए Z1 Z3 Z5 का देखें तो Z0 सेंट्रॉइड का काम करेगा। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि Z1 प्लस Z3 प्लस Z5 अपॉन 3 इज Z0, एंड सिमिलरली Z2 प्लस Z4 प्लस Z6 अपॉन 3 इज इक्वल टू Z0। तो अगर अब यहां से आपके ये सारे कोऑर्डिनेट्स को रिलेट हो गए Z0 से, तो इसलिए Z1 प्लस Z3 प्लस Z5 इज कमिंग आउट एज 3Z0, ठीक है, एंड Z2 प्लस Z4 प्लस Z6 इज कमिंग आउट एज 3Z0। ये आपका मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो तो क्या बनेगा, यहां से देखो 9Z0 स्क्वायर और यहां से 9Z0, मतलब कितने हो गए 18Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना आएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 Z3 प्लस Z3 Z5 प्लस Z1 Z5 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z2 Z4 प्लस Z4 Z6 प्लस Z2 Z6 लिख दो, ठीक। ये कितना होता है, इसके बराबर, तो इसलिए इनको हमने हटा लिया। ये मेरे पास Z1 स्क्वायर Z3 स्क्वायर Z5 स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 स्क्वायर, मतलब इस रिलेशन को मैंने यहां पे और इस रिलेशन को सिमिलरली यहां पे यूज कर लिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ Z1 ये Z1 Z3 Z5 और 2 टाइम्स अगेन
तो मिलके कितना हो गया 3 टाइम्स Z1 Z3 स्क्वायर Z5 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 स्क्वायर, यही हो गया ना। और इधर क्या आया आपका 18 Z0 स्क्वायर। अब आप देख सकते हो 3 3 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 6 Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओवर Z1 स्क्वायर। ये आपका प्रूव हो गया। तो आज का लेक्चर हम अपन यहीं पे एंड करते हैं। कई जगहों पे आप देखोगे इसमें बहुत सारी और भी चीजें दे रखी हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना कॉम्प्लेक्स से, है ना, तो वो सब भी दिया रखा है, बट वो सब की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए वो चीजें आपको कवर करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो इससे मतलब आपके पास वैसे ही ठीक ठाक टफ सवाल बनते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो हमारे पास थ्योरी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से। थैंक यू ऑल।